ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦੀਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਕਿਨ ਤੇ ਜੋ ਤਫੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਸ਼ਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 6473667777 ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਨ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਸ਼ਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਈਜ਼, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿਆ ਹੋਮਿਓ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਮੀਤਾ ਓਜ਼ਾ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। थैंक यू सो मच गुरजीत। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਈਵਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤਫੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ है कॉमन हो रही है आजकल के टाइम दे विच? हाँ, आप देखो पहले हमने सुना भी नहीं था कि किसी चीज़ की एलर्जी हो या पीनट की एलर्जी है या डस्ट की एलर्जी है, क्योंकि हम तो उसमें ही वो खा के वो डस्ट में ही खेल के बड़े हुए हैं। सो आप वैसे भी नॉर्थ अमेरिकाज में सारी चीज़ों की एलर्जीज बढ़ रही हैं, तो उसी के साथ तफड़ होना, हाइव्स होना जिसको कहते हैं, डर्मेटोग्राफिज्म जिसको कहा जाता है, क्रोनिक या ऑटो इम्यून अर्टिकेरिया, तो ये चीज़ें जो है पहले इतनी हम नहीं सुनते थे, लेकिन आजकल जिसको देखो उसको तफड़ हो रहे हैं, एलर्जी हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। सो ये प्रॉब्लम देखा जाए तो वैसे काफ़ी स्पीडी रेट से बढ़ रही है। ओके। तो मैम ਜਿਹੜੀ ਤਫੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਫੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ? तफड़ जो है जिसको हम हाइव्स कहते हैं, वो क्या होता है कि स्किन पे एकदम से आपको खारिश शुरू हुई, ईची होना, और वहाँ पे रैश बन गई एक छोटी सी, और फिर ईची इतनी होती है तो वहाँ पे आप खुजलाते हो, जैसे ही स्क्रैच किए जाते हो तो वो बड़ा बम्प बन जाता है। सो ये जो बम्प बनता है तो उसको हम हाइव्स या तफड़ कहते हैं। स्किन में कई बार लोग रैश भी कहते हैं या स्किन की एलर्जी भी कहते हैं। तो ये जो है हाइव्स, वो ज़्यादातर टाइम देखा जाए तो किसी भी चीज़ की एलर्जी करके होता है, बट देर आर नॉन एलर्जिक कोजेज एज वेल, कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार एलर्जी करके ही हो। तो ये जो है वो डिफरेंट तरह के कारण जो कुछ है तो उसके साथ एक्सपोजर के साथ ये तफड़ बॉडी में डेवलप होते हैं। ओके मैम, ਜਿਹੜੇ तफड़ बनते ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ? तफड़ जो है वो उसकी शुरुआत होगी, आप देखोगे खारिश करके जैसे वो स्वेलिंग आती है, ज्यादातर टाइम कुछ घंटों से लेके 3-1 दिन तक ये रुक सकते हैं, या उसकी शुरुआत भी आपने कुछ इस तरह का खा लिया, आपको किसी चीज से एलर्जी है, तो ज्यादातर टाइम आप देखेंगे कि राइट वे से लेके 3 दिन तक आपको ये डेवलप हो सकते हैं उस चीज के एक्सपोजर के बाद। और ये भी तफड़ भी जो है वो डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ एक तफड़ आप देखोगे कि वो आपने स्क्रैच कर लिया तो उतने में छोटे छोटे बम्प से बन जाते हैं। कुछ भी खा लिया, एलर्जी हुई, आपको पता है कि इस चीज़ से मुझे एलर्जी है, वो खाने के बाद या टच करने के बाद बॉडी पे डिफरेंट जगह पे ये तफड़ उभर आते हैं। कुछ एक तफड़ जो है हाइव्स हैं वो छोटे रह जाते हैं, तो कुछ एक हाइव्स जो है आप जैसे ही स्क्रैच करते जाते हो वो एरिया बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और समटाइम्स आप देखोगे कि ये एक दूसरे से जुड़ के डिनर प्लेट की तरह बड़े से तफड़ बॉडी में हो जाएंगे, कि बैक में हुए तो पूरी बैक भर गई, इतना बड़ा तफड़ वहां पे हो गया। तफड़ जो है वो लाइंस के फॉर्म में भी होते हैं। कई बार आप देखते हो ना कि कहीं पे भी आपने स्क्रैच कर लिया या कुछ ऐसे लग गया, प्रेशर आ गया, तो उतने हिस्से में लाइन सी बन जाती है। ज़्यादातर टाइम आप जैसे गर्म पानी से नहाते हो तो वो नहाने के बाद बॉडी पे देखोगे कि लाइन सी बन गई है तफड़ की। सो किसी भी फॉर्म में, राउंड शेप के, इरेगुलर शेप के, छोटे वाले, बड़े डिनर प्लेट जितने, या लाइंस के फॉर्म में ये तफड़ बॉडी में डेवलप होते हैं। ओके जी। तो मैम ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨॉन एलर्जिक, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ज़्यादातर टाइम यहाँ पे क्या होता है कि जिस भी चीज़ से आपको एलर्जी है तो उसके साथ क्या होगा कि बॉडी
बॉडी हमारा हिस्टामिन नाम का केमिकल रिलीज करता है। वो जहाँ पे रिलीज हुआ तो उतने हिस्से में आपको खारिश आएगी और वहां पे ये तप्फड़ बन जाता है। अब जिस चीजों से आपको एलर्जी है, जो कि बहुत ही कॉमन है, और खाने पीने में भी आप देखो कि नट्स के साथ जिनको प्रॉब्लम है, इवन उसको टच भी कर लिया तो उसके साथ उनको तप्फड़ निकल आए, सीवियर एलर्जीज हैं या थोड़ी बहुत ही भी एलर्जी है तो नट्स के साथ ये पाया जाता है, या फिर फ्रूट्स के साथ। कई बार जो पेशेंट आते हैं कि स्ट्रॉबेरी खा लिया तो उसके साथ उनको ये प्रॉब्लम आ गई, ग्रीन एप्पल खाया तो उससे ये ट्रबल आ गई। सो सीट्रस फ्रूट्स हैं या कोई भी कीवी वगैरह है जिसकी पीच है कि जिसकी स्किन पे आप देखेंगे कि थोड़ी वो हेयर से बाल जैसे होते हैं, तो इस तरह की चीजें फ्रूट्स खाने के साथ आपको ये ट्रबल आती है। एंड एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, आजकल देखो आप सारी चीजों में कलर्स डाले हुए हैं, एडिटिव्स डाले हुए हैं, प्रिजर्वेटिव, टिन फूड ज्यादा खाना, तो ये सारी चीजें आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगी। और ऐसे में क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी लो होती जाती है, तो जिस करके कोई भी चीज़ है तो उसको आपका इम्यून सिस्टम कोई भी इन्वेडर समझ के या फॉरेन पार्टिकल समझ के, एबनॉर्मल चीज़ समझ के उसके ऊपर अटैक कर देगा और फिर वहाँ पे हिस्टामिन रिलीज होके इस तरह के तप्फड़ निकल आएंगे। तो ये तो हुए जो हमने देखा कि एलर्जिक कोजेस। देयर आर नॉन एलर्जिक कोजेस एज वेल। तो किस तरह के कि कई बार टेम्परेचर वेरिएशन, कि एकदम से ठंडी हवा, उसमें तो आप एलर्जी टेस्ट कराओगे, कई बार सारा कुछ नॉर्मल आता है कि हमारे सारे टेस्ट हो गए हैं, एलर्जी टेस्टिंग हो गई, उसमें भी कोई चीज नहीं आई है, फिर भी ये तप्पड़ हट नहीं रहे हैं। या जो अर्टिकेरिया है उसको बताया जाता है कि ऑटो इम्यून अर्टिकेरिया या डर्मेटोग्राफिज्म नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप कोल्ड एयर, एकदम से ठंडी हवा लगी तो तभी आपको बॉडी में तप्पड़ निकल आते हैं। गर्मी ज्यादा है, सन एक्सपोजर हुआ या हीट ज्यादा है, टेम्परेचर 30 प्लस गया, आपकी बॉडी में ब्रेकआउट होने लगेगा कि सारी बॉडी पे तप्फड़ आ जाएंगे। इसके अलावा प्रेशर, कि कहीं पे भी आप थोड़ा सा भी प्रेशर आया, कोई चीज का वजन आ गया और उस हिस्से में ये तप्फड़ निकल आते हैं, तो उसका कोई टेस्टिंग में आपको पता नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो नॉन एलर्जिक रीजन, के कई बार आप जिम गए, थोड़ी ज्यादा एक्सरसाइज कर ली या एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया तो उसके साथ ही बॉडी पे जो है ये हाइव्स आ जाते हैं, रैशेस निकल आए, तो ये जो है वो ऑटो इम्यून अर्टिकेरिया। और फिर जब वो सही नहीं हो रहे हैं, कि चलो कई बार क्या होता है कि आप उसको आते हैं तो कुछ घंटों में अपने आप सही भी हो जाते हैं। तो ये ज्यादा वरी वाली बात नहीं है कि लाइफ में एक दो बार तो सबको ये महसूस होता ही है, कभी ना कभी कुछ खा लिया या कोई मेडिकेशन ले ली तो उसके साथ आपको एलर्जी हो गई, रिएक्शन हो गया और बॉडी में ये हाइव्स आ गए। लेकिन ये ज्यादातर विद इन 3 डेज क्लियर हो जाते हैं। लेकिन जब ये तप्फड़ या हाइव्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तब काफी टाइम से आपको है, तो फिर इसको ऑटो इम्यून अर्टिकेरिया कहा जाता है, कि इसका कारण पता नहीं चलता और ये सही नहीं हो रहा है। सो ये जो चीज़ है उससे काफ़ी पेशेंट इस तरह के कि उनको पता ही नहीं है कि होम्योपैथी में इस कंडीशन का, ऑटो इम्यून अर्टिकेरिया का भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हाँ जी, तो ये मेडिकेशन बेसिकली क्या करती है कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, ताकि जिस भी चीज़ की आपको एलर्जी हो वो चीज़ वहाँ पे सही हो। जी। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਤਫੜ ਨੇ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੈਸ਼ਿਸ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ स्पेसिफिक स्पॉट ਹੁੰਦਾ ਆ? हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि अगर किसी को कोई चीज़ केमिकल से एलर्जी है, सोप वगैरह से या डिटर्जेंट से, तो क्या होगा कि जितना हिस्सा हाथों पे मेनली हम टच करते हैं किसी भी चीज को, तो वो जो तप्फड़ है उसका एरिया अपने हैंड्स तक, हाथ या मैक्सिमम आर्म्स तक रहेगा। तो कई बार ऐसे भी होता है कि आपको डस्ट से एलर्जी है, आप डस्ट में काम कर रहे हो तो फिर बॉडी में कहीं पे भी ये होंगे, आएंगे चले जाएंगे, लेकिन रिपीटेडली होते रहते हैं। तो जब कोई लोकल चीज से आपको प्रॉब्लम आई है कि वो टच करने से, छूने के साथ, फिर जो है वो लोकल एरिया में रहेगा। अदरवाइज तप्फड़ जो है वो बॉडी में कहीं पे भी हो सकते हैं, कि जो जनरली हम देखते हैं कि फूड के साथ, मेडिकेशन के साथ होते हैं, वो ऑल ओवर द बॉडी पाए जाते हैं। जी। ਤੇ ਮੈਮ ਰੈਸ਼ਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸ਼ਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਫੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈਵਸ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ?
रैश एक्चुअली शुरुआत है बिगिनिंग ऑफ हाइव्स के, जब वो रेड छोटा सा बम्प बनता है ना तो उसको आप रैश कहते हो। और रैशेस जो है वो बॉडी में कोई भी कारण से हो सकते हैं, कि आपको कई बार क्या होता है कि कोई एक्जिमा हुआ या फिर स्किन की सिंपली एलर्जी है तो उसके साथ आपको रैश हो गई, स्किन की कोई इन्फेक्शन हुई तो उसके साथ आपको रैश हो गई, फंगल इन्फेक्शन हुआ तो उसके साथ रैश आ गई। तो रैश जो है वो कोई भी इंजरी करके, इन्फेक्शन करके या स्किन कंडीशन करके, कि आपको एक्जिमा सोराइसिस है तो ऐसे में आपको बॉडी पे रैशेस आ जाते हैं। जबकि तप्फड़ है, तप्फड़ डिफरेंट है। किस तरह के, एक तो ये एलर्जी करके होते हैं ज्यादातर टाइम के जो हमने उसके कारण देखे, लेकिन ये तप्फड़ जो है फिर साइज में बड़े होते जाएंगे, लाइंस के फॉर्म में होते हैं। तो इस तरह ये रैश जो होती है उसके डिफरेंट कंडीशन है। ओके जी। ਤੇ ਮੈਮ ਅਗਰ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਾਈਵਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ है? जी बिल्कुल आती है, छोटे बच्चों में भी। कई बार कोई फ्रूट्स या नट्स से जिन बच्चों को एलर्जी है, कोई मेडिकेशन इस तरह की दे दी तो अक्सर उनको पूरी बॉडी पे ब्रेकआउट हो जाता है। और आप देखोगे कि एकदम से जैसे रेडनेस है, बर्निंग है, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और मदर को भी ये हो जाता है कि एकदम से क्या हो गया, कि इसने क्या खा लिया। और जिन लोगों को एलर्जी है ना उनको कई बार एपीपेन जो इंजेक्शन होता है वो कैरी करना पड़ता है। इतनी सीवियर उनको एलर्जीज होती हैं कि एकदम से तप्फड़ का ब्रेकआउट हो गया, नाल गले में सोजिश आ गई तो कंडीशन काफ़ी सीवियर बन सकती है। सो छोटे बच्चों को, बड़ों को एज का कोई लेना देना नहीं है। जिनको ये एलर्जी या ये प्रॉब्लम है तो उनको तप्फड़ हो सकते हैं किसी भी एज ग्रुप में। जी। तो मैम आजकल जिवें मार्केट 'ਚ नवे प्रोडक्ट्स आए हुए ने, क्रीम्स ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਫੀ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? हो सकती है बिल्कुल। और ज्यादातर टाइम हेयर कलर जो यूज करते हैं, ज्यादा जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तप्फड़ लेके, वो हेयर कलर यूज किया तो उसमें जो केमिकल, कई बार केमिकल फ्री भी यूज कर लिया, लेकिन कलर वास्ते उसमें जो एडिटिव्स होंगे, प्रिजर्वेटिव्स होंगे तो उससे रिएक्ट करके बियर्ड में कलर किया तो बियर्ड में रैशेस आ गए, स्कल्प पे कलर किया तो स्कल्प में इस तरह के रैश होके फिर तप्फड़। यहाँ पे हेयर कलर से जो रिएक्शन होगा उसके तप्फड़ क्या होते हैं कि पूरी जैसे वहाँ स्वेलिंग आ गई, रेडनेस आ गई, हीट निकल रही है उस एरिया से, अफेक्टेड एरिया से जैसे बर्न कर रहा है। और फिर ये जो है समटाइम्स इतना वर्स हो जाता है कि उसमें से पानी निकलना, फ्लूइड आना स्टार्ट हो जाएगा, कि येलो कलर का फ्लूइड वगैरह, जिससे वो हेयर भी वहाँ पे स्टिक हो जाते हैं। और पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फर्स्ट टाइम जब हेयर कलर किया और उससे रिएक्शन आया, या फिर नया कोई हेयर कलर ट्राई किया उससे रिएक्शन आया, उसके बाद ये ट्रिगर हो गया है, तो हर बार अब जैसे ही हेयर कलर करते हो आपको हाइव्स आ जाते हैं बियर्ड पे या सिर पे, या उस करके आपको पूरा चेहरे पे, कई बार सिर दर्द हो जाती है इंटरनल स्वेलिंग करके। सो ये रिएक्शन बॉडी देता है। और कोई भी प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो तो मेक श्योर कि उसकी एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक करें। कई बार एक्सपायर्ड जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर उसमें जो केमिकल यूज किया गया है तो कहीं आप उससे एलर्जिक तो नहीं है, तो ये मेक श्योर करके ही आपने यूज करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट जब आप यूज करते हो ना तो उसका पैच टेस्ट जरूर करें, स्पेशली हेयर कलर वगैरह है या ब्लीच करते हैं स्किन पे। अब ब्लीच नाल कई बार रिएक्शन होके पूरे चेहरे पे रेडनेस आ जाएगी और तप्फड़ ट्रिगर हो जाएंगे। तो ऐसे में एक छोटे से पैच में आपके हाथों के ऊपर या कानों के पीछे जहाँ पे दिख नहीं रहा है, आप वहाँ पे थोड़ा सा कलर या फिर ये प्रोडक्ट अप्लाई करके ट्राई करो। अगर आपको सूट कर रहा है कि 24 घंटे में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो फिर आप पूरे एरिया पे वो अप्लाई करो, ताकि ये जो चीजें कई बार जो ट्रिगर हो रही हैं तो उससे आप बच जाएं। जी। तो मैम आजकल ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿਨ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है? डेफिनेटली करता है, जिसको हम स्ट्रेस रैश कहते हैं, है ना। काफी बार हम सुनते हैं ना कि जब भी मैं स्ट्रेस में हूँ, किसी चीज की टेंशन आ गई है तो उस करके आपको तप्फड़ या हाइव्स आ गए बॉडी पे, या सिंपल सी रैश जो है वो डेवलप हो जाती है। सो स्ट्रेस रैश कि जब भी आप कोई भी लॉन्ग कंटिन्यूड स्ट्रेस
आ रहा है तो ऐसे में क्या होगा कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अब ये वीकन इम्यून सिस्टम वो हर एक चीज़ को इस तरह रिएक्ट करने लगेगा कि वो हिस्टामिन रिलीज करके वहाँ पे रैश बना देता है, और जैसे ही आपकी स्ट्रेस खत्म हो जाती है, आप रिलैक्स हो जाते हैं, तो वो तफ़्फ़ड़ या हाइव्स जो है, रैश है, वो चली जाती है। सो स्ट्रेस करके आपको सिंपल रैश से लेके आपको हाइव्स हो सकते हैं। तो और ये काफ़ी बार हम देखते भी हैं क्लिनिकली भी कि पेशेंट्स भी आते हैं कि जब भी स्ट्रेस में है तो मेरी वो मेडिकेशन मुझे दे दो, वापस मुझे हाइव्स आ गए हैं। और जैसे ही वो स्ट्रेस खत्म, मेडिसिन का इफेक्ट आया और स्ट्रेस खत्म हुई, तो उसके साथ उनके रैशेस सही हो जाते हैं। जी, ਤੇ ਮੈਮ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਧੱਫੜ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ? बिल्कुल अंदरों ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नली जो भी आप लगाओगे ना वो आपको टेम्पररी रिलीफ देगा। कई बार आप एलोवेरा लगा लेते हो या कुछ ठंडा पानी लगा लिया, उस वक्त थोड़ी देर आपको चैन आया, लेकिन उसके बाद वापस ये, और आप एंटी एलर्जिक मेडिकेशन या एंटी हिस्टामिन मेडिकेशन जिसको कहते हैं, सो एंटी हिस्टामाइन लेने के बाद भी जितना देर असर रहा ये सही रहते हैं, उसके बाद ये वापस आ रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ है कि इंटरनल इसका ट्रीटमेंट जब तक आप नहीं करोगे तब तक ये प्रॉब्लम आपको वापस आती रहती है। तो वही काम है ये मेडिकेशन का, कि कई बार क्या होता है कि लीवर भी आपका इस चीज़ की इफेक्ट में आ गया है, कि आपका लीवर भी वीक हो गया है, तो ऐसे में फिर इसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब पहले जो अल्कोहल लेते थे तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन अभी अभी जब आपने अल्कोहल लेना स्टार्ट किया, शराब लेने के साथ ही बॉडी पे हीट सी फील होके आपका चेहरा रेडनेस आ जाती है, कानों पे रेडनेस हीट निकल रही है और बॉडी पे तफ़्फ़ड़ आ जाते हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका लीवर इसकी इफेक्ट में आ गया है, आपका लीवर वीक हो गया है। तो अक्सर उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है। तो यहाँ पे डिटेल में असेसमेंट करके पता लगता है, एंड ना सिर्फ एक्सटर्नल बट यहाँ पे इंटरनल ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। सो ओरली जो आप मेडिकेशन लोगे वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके इस तरह के इसके रिकरेंसेस जो हो रहे हैं तफ़्फ़ड़ के, वो रोकेगी। जी, ਤੇ ਮੈਮ ਹਾਈਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ करना चाहिए फिर? जब भी बेस्ट वे है कि हाइव्स आने स्टार्ट हुए हैं, कि रैश डेवलप हुई है, तो उसको जितना आप स्क्रैच करोगे तो आप देखोगे कि वो बढ़ता जाता है हर बार, और ऐसे में ईची होती इतनी है कि वो रोक नहीं पाते हैं पेशेंट, तो तभी जाके ये तफ़्फ़ड़ बनते हैं और तभी जाके हाइव्स होते हैं। कई बार ऐसे होता है कि छोटे बच्चे हैं तो उनको हम मदर्स को कहते हैं कि उनको डाइवर्ट करो उस वक्त पे, कि जब भी स्क्रैच करना स्टार्ट करता है उसको कुछ और उसकी पसंद की चीज़ दे दो, या टीवी पे कोई सीरियल कार्टून लगा दो, ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए, तो वो स्क्रैच नहीं करेगा तो ये डेवलप नहीं होगा। अब यहाँ पे पेशेंट की भी तासीर होती है कि कई बार ठंडे पानी में हाथ रखते हैं, टेम्पररी रिलीफ मिली, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे वापस वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे इंटरनल ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ਜੀ, ਤੇ ਮੈਮ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹਾਈਵਸ ਦੀ, ਇਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ? हाँ, कुछ केसेस में कि जिन लोगों को इस तरह की टेंडेंसी है, अब किसी को देखो आपके थ्रू आउट द ईयर उनको चलती ही रहती है, पूरे साल भर कुछ ना कोई भी कारण, छोटे कारण से तफ़्फ़ड़ निकल आते हैं। तो जिन लोगों को ठंडी हवा से है कि कोल्ड एयर, तो विंटर में ही होगी ज्यादातर टाइम, सो विंटर स्टार्ट हुआ, अक्टूबर नवंबर स्टार्ट हुआ, उनको पता चल जाएगा कि ये हाइव्स वापस आ रहे हैं। तो जिनको समर में ज्यादा प्रॉब्लम है तो उनको ऑब्वियसली समर मंथ्स में ये ज्यादा पाई जाती है। एंड वैसे भी पॉलन वगैरह की एलर्जी से, ग्रास की एलर्जी से जिन लोगों को ये ट्रबल आ रही है, एनवायरमेंटल एलर्जीज करके, तो उनको तो थ्रू आउट द समर ये प्रॉब्लम रहने वाली है, स्प्रिंग से लेके समर फॉल तक। जी, ओके। तो मैम ਇਹਦਾ होम्योपैथिक राही किस तरह इलाज किया जाता है? जी, तो यहाँ पे किसी भी तरह की एलर्जी है, चाहे आपको रैश है या तफ़्फ़ड़ हो रहे हैं, ऑटो इम्यून अर्टिकेरिया या डर्मेटोग्राफिज्म जिसको कहते हैं, या फिर एक्जिमा है, तो इन सारे कंसर्न के लिए, स्किन की किसी भी तरह की बीमारी है उसके वास्ते होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। एंड ये ट्रीटमेंट आप
स्टार्ट करते हो उसके साथ हाइव्स के केसेस में ज़्यादातर आप देखेंगे कि फर्स्ट मंथ से ही इम्प्रूवमेंट होगी। सो ये मेडिकेशन इंटरनली इसको सही करेगी और एक बार इस ट्रीटमेंट से आप सही होते हो फिर बार बार ये चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी। ਜੀ ਤੇ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ। एज सच होम्योपैथिक मेडिकेशन का इस तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। कई बार क्या होता है कि कुछ एक केसेस में, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि एक्जिमा का केस है, राइट, और काफी ऑइंटमेंट लगा लगा के आपने दबा दिया है, या ऐसे में क्या होता है कि जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, नॉट ये जो ट्रीटमेंट है वो नेचर के अगेंस्ट काम नहीं करता है। सो वेन एवर देर इज सपरेशन, हम ट्राई करते हैं कि पेशेंट को मिनिमम जो है वो सफरिंग हो। आई वुड से कि 80% केसेस में तो वो सही होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 28% और उसमें भी जो टीनेज के बच्चे हैं तो उसमें ये एक्जिमा या स्किन कंडीशन जो है ना वो आप कह लो कि बहुत ही स्टबोर्न बनती जाती है। तो उनके केसेस में आप देखेंगे कि स्टार्ट करने के साथ कुछ एक दिन आपको फील होगा कि कहीं से निकला कहीं से निकला, तो इसको हम साइड इफेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो दबा हुआ निकलेगा तभी आप पूरा सही होगा, तभी आपकी स्किन जो है प्रॉपर क्लियर होगी और ये जड़ से उसके खत्म होगा। अगर आपको म्यूकस या फ्लेम है ज्यादा, राइट, तो ये मेडिकेशन क्या करेगी कि उसको निकालेगी, तो वो निकाल के पूरा उसको सही करेगी। दैट डजंट मीन कि इसका कोई साइड इफेक्ट हुआ। तो ये जरूरी है पेशेंट के लिए, तो ये नेचर के अगेंस्ट काम नहीं करेगी बल्कि आपकी अच्छे के लिए वो काम करती है। तो इसको आप जैसे साइड इफेक्ट नहीं कह सकते, बट ये एक टिपिकल तरह का लिटिल बिट ऑफ के वो चीज बाहर निकले वो पॉसिबिलिटीज रहती हैं। एंड ज्यादातर टाइम क्योंकि ये नर्वस सिस्टम थ्रू काम करती है मेडिकेशन, ये लीवर किडनी में एब्सॉर्ब होके काम नहीं करती है, तभी इस तरह का इसका साइड इफेक्ट नहीं है। जी ਤੇ ਮੈਮ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜੜ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। जी बिल्कुल। ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਮ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? बस यही कहूंगी कि छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, इवन न्यूबॉर्न बेबीज के लिए भी ये ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव है। और स्किन रिलेटेड कंसर्न के लिए मैं ये जरूर रेकमेंड करूंगी कि अगर अभी शुरू हुआ है तो इसको इग्नोर मत करें या होम रेमेडीज लेके सही हो जाएगा या तेल लगाने से सही हो जाएगा वो करके इग्नोर ना करें। जितना जल्दी आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे ना उतना जल्दी ये कंप्लीटली सही हो सकता है। सो किसी भी तरह के स्किन कंसर्न वास्ते या कोई भी नवी पुरानी बीमारी वास्ते आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑल ओवर कनाडा, यूएसए सारी जगह पे दवाई हम मेल कर देते हैं, शिपिंग प्रोवाइड करते हैं, वीडियो कॉल वगैरह की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। सो जो भी आपकी स्किन प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है आप वीडियो कॉल करके दिखा भी सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह सेंड कर सकते हैं। एंड कुछ एक इंश्योरेंस कंपनीज जो है इसका कवरेज दे रही है। सो अगर आपको ये कवरेज है वो बेनिफिट भी आप ज़रूर ले सकते हैं। ਜੀ ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? एयरपोर्ट एंड कॉटरल पे 10 कॉटरल बुलेवार्ड पे यूनिट नंबर 104 मेन लेवल पे ही यू विल सी काव्या होम्यो केयर। 6 दिन क्लिनिक खुला है, मंडे टू सैटरडे सवेरे 10 से लेके शाम नू 6 बजे तक। इफ़ यू आर इन द एरिया आप वॉक इन कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो बेस्ट वे है कि आप आगे से थोड़ा कॉल करके सेम डे ही आगे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लें ताकि वो टाइम आपके लिए रख दिया जाए। एंड फ़ोन नंबर है मेरा 6477602779। मेरा फ़ोन नंबर आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। ਤੇ ਇਸੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮਦਰਦ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿਆ ਹੋਮਿਓ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਮੀਤਾ ਉਜ਼ਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕਿਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਾਈਵਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮਦਰਦ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਵਿਆ ਹੋਮਿਓ ਕੇਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।